सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय के दूसरे आने के छठे प्रकरण शास्त्र की दृष्टि से 17वां प्रकरण है, वर्तमान परीक्षा प्रकरण। सूत्र संख्या 39 पर हम विचार कर रहे थे। अनुमान परीक्षा प्रकरण समाप्त हुआ, उपमान परीक्षा प्रकरण समाप्त हुआ और उसके पश्चात अब चूँकि अनुमान के विषय में यह महर्षि ने कहा कि अनुमान त्रैकालिक ज्ञान कराता है, अर्थात यह तीनों कालों का ज्ञान कराता है। वर्तमान का भी ज्ञान कराता है अनुमान, जैसे धूम से अग्नि का जो ज्ञान होता है वह ज्ञान वर्तमान कालिक होता है। पूर्ववत अनुमान में कारण को देख करके कार्य का जो अनुमान होता है वह भविष्यत कालिक होता है, क्योंकि कारण को देखकर ही बादल को देख करके बारिश का अनुमान हो जाता है, तो वह बारिश आने वाली है, भविष्यत कालिक है। इसलिए उस भविष्य काल के ज्ञान का हमें बोध हो जाता है। और कभी कभी कार्य को देखकर कारण का ज्ञान हो जाता है, तो वह अतीत काल का ज्ञान होता है, भूतकाल का ज्ञान होता है कि कार्य को देख करके हम कारण का ज्ञान कर लेते हैं। तो इस प्रकार से महर्षि का कथन था, पूर्ववत शेषवत और समानतो दिष्टम च, यह तीन प्रकार के अनुमान होते हैं। वह तीनों प्रकार के अनुमान तीनों कालों का ज्ञान कराता है। अब इस विषय में आक्षेपकर्ता पूर्व पक्षी सूत्र संख्या 39 में उसने कहा कि वर्तमान नामक कोई काल होता ही नहीं, केवल दो ही काल होते हैं, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान होता ही नहीं। जब दो ही काल होते हैं तो यह आपका कथन कि अनुमान तीनों कालों का ज्ञान कराता है, और तीनों काल का ज्ञान कराने से वह असंगत हो जाएगा। जब दो ही काल होते हैं तो तीनों काल का ज्ञान कैसे कराएगा? तब वह किस प्रकार से अपना प्रश्न रखा था, यह ध्यान देने योग्य बात है। उसने कहा था कि वर्तमानाभावे पतित परितव्य कालोपपत्ते है, कि वर्तमान काल का अभाव है। कैसे? तो एक दृष्टांत दिया था उसने कि कोई चीज गिर रही है, कोई किसी चीज का पतन हो रहा है, अर्थात वह गिर रही है ऊपर से नीचे की तरफ, और ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु गिर रही है। उस गिरे हुए समय में, यानी कि उसी क्रिया के मध्य में कहीं भी जो क्रिया हो रही है पतन रूपी नीचे गिरने की, उसी क्रम में यदि हम कहीं पर उसको रोक करके देखते हैं, रोक करके देखते हैं मतलब वो कहीं भी उसको, जहाँ भी किसी बिंदु पर उसको रोक कर देखते हैं कि वह जो बिंदु है गिरने की, भाई किसी बिंदु पर हम उसको देखते हैं कि उससे जो पूर्व वाला जितना वो दूरी तय कर लिया वो वस्तु ने, वह काल क्या हो गया, वह दूरी क्या हो गई, वह भूतकाल हो गई। यानी कि वह उतना दूरी तय कर लिया तो वह भूतकाल हो गया, और इसके बाद आगे वाला वो दूरी तय करने वाला है, तो यह काल क्या हो गया, भविष्यत काल। तो इधर से ऊपर भूतकाल, इधर से नीचे भविष्यत काल। तो कह रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक यदि देखा जाए तो दो ही काल सिद्ध होते हैं, भूतकाल और भविष्यत काल। जहाँ से नीचे दूरी तय करने वाली है वह हो गया भविष्यत काल, और जहाँ से ऊपर की दूरी तय कर चुकी है वह हो गया भूतकाल। जब दो ही काल सिद्ध होते हैं तो अनुमान त्रैकालिक होता है, यह बात असंगत हो जाती है। अब यह आक्षेपकर्ता का प्रश्न है, आक्षेप सही लग रहा है, और
इसका समाधान होना चाहिए। तो फिर 40 नंबर सूत्र में भगवान सूत्रकार कह रहे हैं कि तयोः अप्यभावे वर्तमाना भावे तदपेक्षत्वात्। महर्षि कह रहे हैं कि यदि वर्तमान काल का आप अभाव मानोगे, वर्तमान काल को आप स्वीकार नहीं करोगे और केवल भूत और भविष्य का यदि आप स्वीकार करोगे, दो ही काल को, तो कह रहे हैं कि वर्तमान के अभाव होने पर वर्तमानाभावे तयोः अप्यभाव, अर्थात उन दोनों का भी अभाव हो जाएगा। तयोः अर्थात उन अतीत काल और भविष्यत काल, उन दोनों का अभाव हो जाएगा यदि आप वर्तमान काल को नहीं मानोगे। क्यों? तदपेक्षत्वात्। ये जो दोनों काल हैं, अतीत काल और भविष्यत काल, ये दोनों वर्तमान काल की अपेक्षा से होते हैं। यदि वर्तमान काल नहीं होगा तो न आपका भूतकाल होगा न भविष्यत काल होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों वर्तमान काल के अधीन है? क्योंकि वर्तमान काल मानने पर ही भूत सिद्ध होता है और वर्तमान काल मानने पर ही भविष्य सिद्ध होता है। चूंकि यह जो बात कही गई है पूर्व पक्षी के द्वारा कि काल का निर्धारण जो बताया दृष्टांत के द्वारा कि वो गिरी हुई कोई वस्तु है, पतन क्रिया के मध्य में किसी एक बिंदु पर जो ऊपर पथ पूरा कर चुका है वो वस्तु, वह हो गया अतीत काल, नीचे जो करने वाला है वह हो गया भविष्यत काल। यह जो कथन किया गया है यह कह रहे कि इस प्रकार से काल का निर्धारण नहीं होता है। काल का निर्धारण पथ के आधार पर नहीं होता है, काल का निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। काल कैसे निर्धारित किया जाता है? भूतकाल हो, भविष्यत काल हो या वर्तमान काल हो, वह रास्ते पर जो पथ कहा था कि पथ पर कभी वह आलंबित नहीं होता। काल किस पर आलंबित होता है, आश्रित होता है? क्रिया पर आश्रित होता है। क्रिया के माध्यम से काल अभिव्यक्त होता है। यदि कोई क्रिया न हो तो काल को हम माप नहीं सकते, काल अभिव्यक्त ही नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जब प्रलय काल था, कोई क्रिया नहीं हो रही थी उस समय, प्रलय काल में कोई क्रिया नहीं होती, निष्क्रिय रहते हैं। इसलिए महर्षि कपिल ने प्रलय काल की स्थिति का वर्णन किया। उसमें कहा कि सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, कि सत्व रजस तमस की जो निष्क्रिय अवस्था, निश्चेष्टावस्था जो स्थिति है वह प्रलय की स्थिति है। और उस समय काल कभी अभिव्यक्त नहीं होता। काल को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ गति चाहिए, कुछ क्रिया चाहिए। जिस समय वह सत्व रजस तमस परमाणु है, सूक्ष्म रूप में है, कण रूप में है, अति सूक्ष्म है, उस अति सूक्ष्म जो सत्व रजस तमस में जब क्रिया हुई, गति हुई, तब वहां से काल अभिव्यक्त हो गया। और काल होते होते फिर वर्ष का निर्माण हो जाता है, मास का निर्माण, दिन रात ये होते रहते हैं। क्योंकि सूर्य की गति या पृथ्वी की गति, इन पृथ्वी के गति के अनुसार ही दिन रात होते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, वर्ष बदलते हैं। तो यह जो समय का निर्धारण कैसे हो रहा है, वो क्रिया हो रही है ना, पृथ्वी में क्रिया हो रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो वह दिन रात का कारण होता है, और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उससे ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो यह जो क्रिया है यह समय को अभिव्यक्त करती है। तो किसी भी क्रिया को या किसी भी काल को अभिव्यक्त करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। बिना क्रिया के काल अभिव्यक्त नहीं होगा। तो यह जो काल का निर्धारण है वह रास्ते पर नहीं है। जो पथ का दृष्टांत दिया था पूर्व पक्षी ने, वह पथ के आधार पर कभी भी काल का निर्णय नहीं होता। काल का निर्णय होता है क्रिया के आधार पर। अब 3 प्रकार के काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब तीनों काल का निर्धारण कैसे हुआ क्रिया पर, इसको समझा जाए। क्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है, कोई एक क्रिया माने, क्रिया तो कई प्रकार की होती है। उन समस्त क्रिया में जब वह क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो वह क्रिया का भविष्यत काल है, अनागत काल है। यानी कि क्रिया होने वाली है, अभी क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। तो जब क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है उस समय क्रिया का अनागत काल है। अनागत काल अर्थात भविष्यत काल, क्रिया भविष्य में होने वाली है, तो उस काल को कहेंगे, उस समय की भी क्रिया भविष्य में होने वाली है तो वह क्रिया का भविष्यत काल होगा। यदि क्रिया प्रारंभ हो गई, क्रिया प्रारंभ हो गई और लगातार चल रही है, उस समय क्रिया का वह वर्तमान काल होगा।
यानी कि क्रिया जब प्रारंभ नहीं हुई थी तब क्रिया भविष्य में होने वाली थी, क्रिया का भविष्यत काल सिद्ध था उस समय। जब क्रिया शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई, उस समय क्रिया का वर्तमान काल प्रारंभ हो गया। अब क्रिया वर्तमान कालिक हो गई। अब मान लीजिए क्रिया चलेगी, प्रारंभ से अंत तक चलेगी, उसका कोई ना कोई अंत होगा। प्रारंभ जब हुआ है तो कहीं ना कहीं जा करके वह पर्यवसान को प्राप्त होगी क्रिया। जब क्रिया की परिसमाप्ति होगी, उस समय परिसमाप्ति के पश्चात जब क्रिया खत्म हो जाएगी, क्रिया संपन्न हो जाएगी, उसके बाद वह क्रिया का अतीत काल हो जाएगा, यानी कि क्रिया अब बीत गई। जब क्रिया खत्म हो जाएगी, अब कोई दृष्टांत ले लीजिए, जैसे हम खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की एक क्रिया है, पढ़ रहे हैं हम, सुन रहे हैं या पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो जब पुस्तक पढ़ने का प्रारंभ हमने किया था, उस समय से लेकर जब पुस्तक बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया, तब तक, यानी कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक, उसके बीच में जो क्रिया की लगातार प्रवृत्ति हो रही है, लगातार क्रिया चल रही है, उस समय का जो काल होता है वह वर्तमान काल होता है। और जब हम उस क्रिया को करने के लिए सोच रहे होते हैं मन में कि अब मैं पढ़ूं, यानी कि क्रिया प्रारंभ नहीं है, लेकिन प्रारंभ होने से पहले हम सोच रहे हैं कि मेरे को पढ़ना चाहिए, अब मैं पढ़ूंगा। तो उस समय जब क्रिया प्रारंभ नहीं हो रही है, जब हम केवल मन में सोच रहे हैं, पढ़ने की इच्छा रखने वाले हैं, उस समय वह क्रिया भविष्यत्कालिक होगी। प्रारंभ नहीं हुई है, उस समय भविष्यत्कालिक होगी। और जब हम पढ़ने के पश्चात, क्योंकि वर्तमान काल हो जाएगी क्रिया, जब प्रारंभ कर देंगे क्रिया, पढ़ने रूपी क्रिया, तो वह वर्तमान कालिक हो जाएगी। और जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक उसका वर्तमान काल ही रहेगा। और जब समाप्त हो जाएगी क्रिया, जब हम पढ़ चुके, तब उस समय क्रिया अतीत में चली जाएगी। यानी कि इन तीनों कालों का जो निर्धारण है वह पथ पर न होकर के क्रिया पर आश्रित है। तो काल का निर्धारण जो पूर्व पक्ष के द्वारा कहा गया था कि पथ पर है, वो पथ का दृष्टांत दे रहा था। पथ के आधार पर कार्य का, काल का निर्धारण नहीं होता, अपितु क्रिया के आधार पर होता है। क्रिया यदि होने वाली है, अभी प्रारंभ नहीं हुई है, तो वह भविष्यत्कालिक है। क्रिया प्रारंभ हो चुकी है तो वह उसका वर्तमान काल है। और यदि क्रिया समाप्त हो गई तो वह उसका अतीत काल है। तो यह हुआ काल का निर्धारण का कारण। पथ पर नहीं होती अपितु क्रिया पर होती है। अब कोई भी क्रिया ले ली जाए, अब जैसे ये जीवन रूपी क्रिया है हमारा, तो हमारा जीवन यहाँ से प्रारंभ हुआ था जब हम गर्भ से बाहर आए माँ के, उस समय से श्वास प्रश्वास की गति या शरीर के जितने भी अंग क्रियाशील हैं, गति कर रहे हैं, जीवन रूपी क्रिया चल रही है। वह जीवन रूपी क्रिया अभी चल रही है। कब तक चलेगी? जब तक हमारी मृत्यु न हो जाए, तब तक वह क्रिया चलेगी। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ये हमारा काल जीवन का वर्तमान होगा, क्योंकि ये क्रिया खत्म नहीं हो। ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारा समय बीत चुका वो हमारा अतीत हो गया, ऐसा नहीं है। जीवन की दृष्टि से बात कर रहे हैं, जीवन काल। तो ये हमारा जो जीवन काल है वह वर्तमान में चल रहा है। अब कहते हैं कि नहीं जी, वो हम समय, तो कहते हैं कि ये हमारा समय बीत चुका, वो बचपन बीत चुका हमारा, ये क्यों कहते हैं? वस्तुतः जो बचपन बीत चुका या जो हम इससे पूर्व जितने कार्य कर चुके, उसका अतीत जीवन की दृष्टि से नहीं कहा जा सकता और न कहा जाता है। उसका कथन दूसरे क्रियाओं का आधार पर कहा जाता है। जीवन रूपी क्रिया अलग है, और वह जो पढ़ने रूपी क्रिया है, जहाँ पर हमने हाई स्कूल पास किया, कॉलेज पास किया, तो वह छोटी छोटी क्रियाएं हैं। उस क्रिया की शुरुआत और समाप्ति को देख करके उसका अतीत देखा जाता है। जैसे हम पढ़ चुके, अब पढ़ने को लेकर के हमने मिडिल स्कूल में पढ़ा, तो मिडिल स्कूल में पढ़ाई प्रारंभ की और समाप्ति की, तो समाप्त कर चुके हैं, इसलिए उसको हम अतीत मानते हैं। लेकिन जीवन रूपी क्रिया यहाँ पर समाप्त नहीं हुई है, इसलिए जीवन रूपी क्रिया को हम वर्तमान मानते हैं। और यही आधार होता है काल के निर्धारण में। अब यदि वर्तमान को नहीं माना जाए, अब जो दृष्टांत दिया था पूर्व पक्ष ने कि वह कोई वस्तु गिर रही है
और गिर रही है तो हम उसको किसी एक बिंदु पर देखते हैं, उसको एक बिंदु पर मान करके जो ऊपर वाला पथ तय कर चुका है उसको हम अतीत मानते हैं, और नीचे जो तय करने वाला है उसको हम भविष्यत्कालिक मानते हैं। तो यह जो कथन था और जो बीच में टीका है उसको क्या मानोगे? यदि उससे पूछा जाए कि ठीक है आप इससे ऊपर वाला तो अतीत मानते हो और आगे होने वाले को आप भविष्य मानते हो, तो ये जो बिंदु, जिस बिंदु पर टीका है, जहां से निर्धारण कर रहे हो वह क्या है? वह भी तो कुछ होना चाहिए कि इससे ऊपर को आप कह रहे हो अतीत और इससे नीचे को कह रहे हो आप भविष्य, तो ये बीच को क्या कह रहे हो? ये बीच क्या है जहां पर अभी टीका है? यही वर्तमान काल है। वो वर्तमान काल मानना पड़ेगा। हालांकि वर्तमान काल वहां से लेकर यहां तक है, जहां से प्रारंभ क्रिया हुई थी वहां से लेकर के जहां पर परिसमाप्ति होगी वहां तक वह क्रिया वर्तमान ही कहलाएगी। परंतु फिर भी यदि उसी की दृष्टि से सोचा जाए जैसे उसने सोचा था, तो वह बीच वाला जहां से ऊपर नीचे कह रहा है वह क्या है? वह भी तो वर्तमान काल है। इसलिए यदि उसको हटा दो, अर्थात उस बिंदु को हटा दो जहां से तुम ऊपर नीचे दिखा रहे हो, उस बिंदु को जब हटा दिया जाएगा तो फिर कहां से दिखाओगे ऊपर नीचे? ऊपर नीचे दिखा ही नहीं सकते, और जब ऊपर नीचे दिखा ही नहीं सकते तो तुम्हारा अतीत भी नहीं सिद्ध होगा और तुम्हारा भविष्य काल भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए यह कहना कि केवल दो ही काल होते हैं, अतीत काल और भविष्यत काल, यह संगत नहीं है, यह सर्वथा मिथ्या भाषण है और गलत सिद्धांत है। तो वर्तमान मानना ही पड़ेगा पूर्व पक्ष को। बिना वर्तमान माने न भूतकाल की सिद्धि होगी न भविष्य काल की सिद्धि होगी। अब यहां पर चूंकि वर्तमान काल को लेकर चर्चा है कि वर्तमान काल को मानना ही पड़ेगा, तो पूर्व पक्ष यह कह सकता है कि जी हम जो है वर्तमान काल मानेंगे ही नहीं, और जो है क्योंकि आप वर्तमान काल को मनवा करके फिर हमको अतीत और भविष्य की सिद्धि करवा रहे हो, तो हम क्या करेंगे कि वो अतीत और भविष्य की सिद्धि अपने आप हो जाएगी। अपने आप का मतलब कि वो परस्पर एक दूसरे को सिद्ध कर देंगे, वर्तमान की आवश्यकता ही नहीं है, परस्पर सिद्ध कर देंगे बिना वर्तमान काल के। हम वर्तमान काल को नहीं मानते बिना वर्तमान काल के। जो आप ये कह रहे हो कि तदपेक्षत्वात्, अर्थात उस वर्तमान काल की अपेक्षा से ही भूतकाल और भविष्य काल होते हैं, तो मैं कहता हूं, ऐसा मैं का मतलब पूर्व पक्ष कह रहा है कि मैं कहता हूं कि वर्तमान की आवश्यकता ही नहीं है, वह परस्पर अतीत और भविष्य वो दोनों आपस में एक दूसरे को सिद्ध कर देंगे, तो वर्तमान की आवश्यकता ही नहीं। और जब वर्तमान की आवश्यकता ही नहीं, तो ये जो आप कह रहे हो तदपेक्षत्वात् कि उस वर्तमान काल की अपेक्षा से दोनों काल होते हैं, वह संगत हो जाएगा। तो इसी को लेकर के भगवान सूत्रकार ने कहा, यदि ऐसा कहो आप 41 नंबर सूत्र में कि ना अतीत अनागतयो इतरेतर अपेक्षा सिद्धि, यदि अतीत और अनागत मतलब भविष्य, इन दोनों काल को इतरेतर, इतरेतर अर्थात परस्पर, परस्पर अपेक्षा से सिद्ध करोगे एक दूसरे को, तो ये सिद्ध ही नहीं हो सकते। वह परस्पर से सिद्धि उसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भूतकाल है और जो भविष्यत काल है, भूतकाल आप कैसे कहोगे? जब क्रिया समाप्त हो जाएगी, जब क्रिया समाप्त हो जाएगी उसको आप भूतकाल कहोगे। या क्रिया या काल का निर्धारण दो प्रकार से हो सकता है, या तो क्रिया के आधार पर हो सकता है या किसी वस्तु की सत्ता की विद्यमानता के अनुसार हो सकता है। कोई वस्तु है, भले ही क्रिया नहीं कर रही है, फिर भी उसका वर्तमान काल है। जैसे घट रखा हुआ है तो घट की जो सत्ता है, अस्तित्व है, वो भी उसका वर्तमान काल है। या कोई क्रिया है, तो किसी वस्तु को सापेक्ष करके हम काल का निर्धारण कर सकते हैं, वो उसका वर्तमान काल होगा। या किसी क्रिया को लेकर हम काल का निर्धारण कर सकते हैं, वह उसका वर्तमान काल होगा। यदि हम दोनों दृष्टि से देखें तो आप भूत कैसे कहोगे? क्रिया संपन्न हो चुकी। अब क्रिया संपन्न हो चुकी, उसी को आप भूतकाल कहोगे ना। तो ये जो क्रिया संपन्न हो चुकी, ये क्रिया क्या है? ये क्रिया क्या है? उसके संपन्न होने के बाद आप भूत कह रहे हो ना। तो वो जो भूत कह रहे हो, किसके अनुसार कह रहे हो? किसकी अपेक्षा से कह रहे हो? क्रिया की अपेक्षा से, कि क्रिया भाई संपन्न हो चुकी।
तो जब क्रिया संपन्न हो चुकी तो क्रिया को तो आप मानना पड़ेगा ना, वह क्रिया जो है वर्तमान काल है। उसके माने बिना आपके भूतकाल की सिद्धि नहीं हो सकती। और फिर भविष्य काल कैसे होता है कि क्रिया होने वाली है। क्रिया होने वाली का मतलब क्रिया का वर्तमान काल कभी शुरू होगा, यही कह रहे हो ना। भविष्य काल का क्या तात्पर्य होता है कि क्रिया का वर्तमान काल चालू होगा, अभी हुआ नहीं, होगा, तो होगा तो उसका जो भविष्य काल हो जाएगा। लेकिन क्रिया तो कभी ना कभी चालू होगी, तो वर्तमान काल तो मानना ही पड़ेगा। तो उस वर्तमान काल को मध्य में रख करके ही भूतकाल और भविष्य काल इन दोनों की सिद्धि होती है। यदि वर्तमान काल को नहीं मानोगे तब आपके भूतकाल भी सिद्ध नहीं हो सकते और भविष्यत काल भी सिद्ध नहीं हो सकते, दोनों काल सिद्ध नहीं हो सकते। तो ये आपका भी कथन असंगत हो जाएगा, आपका ही मत खंडित हो जाएगा आपके ही वाक्यों से कि दो काल होते हैं, दो काल भी नहीं बनेगा। यदि आप नहीं मान रहे हो वर्तमान काल तो फिर आपका न अतीत रहेगा न भविष्य रहेगा, इसलिए आपकी बात खंडित हो जाएगी। लेकिन आप उसको बनाए रखने के लिए तो अपना तो मानोगे कि भाई दो हैं, तो जब दो काल मान रहे हो तो जिसके कारण उन दो का निर्धारण हो रहा है उनको भी मानना पड़ेगा। और जब मानोगे तो दो के अतिरिक्त तीसरा काल हो ही जाएगा वर्तमान काल। और मुख्य रूप से वर्तमान काल ही होता है, वर्तमान ही काल मुख्य होता है और उसी की अपेक्षा से भूतकाल और भविष्यत काल का निर्धारण होता है। इस प्रकार से तीनों काल सिद्ध होते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पर सिद्धांती सूत्रकार कि यदि आप वर्तमान काल नहीं मानोगे तो वर्तमान काल के न मानने की स्थिति में क्या होगा। वर्तमानाभावे सर्वा अग्रहणम, वर्तमानाभावे सर्व अग्रहणम प्रत्यक्षानुपपत्ते है कि वर्तमान के अभाव में सर्व अग्रहणम, समस्त पदार्थों का अग्रहण होगा। अग्रहण का मतलब कि उसकी उपलब्धि नहीं होगी, उसका ज्ञान नहीं होगा। और जब उसका ज्ञान नहीं होगा तो न प्रत्यक्ष होगा न आपका अनुमान होगा, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि प्रत्यक्ष पहले हो चुका है, प्रत्यक्ष पर विचार कर चुके हैं, प्रत्यक्ष को तो वो स्वीकार कर ही चुका है, इसलिए उसको मना नहीं कर सकता पूर्व पक्षी। तो जब कह रहे हैं यहाँ पर सिद्धांती कि यदि आप वर्तमान काल को नहीं मानोगे तो यह किसी भी प्रकार के, अर्थात पूर्व में जो हमने प्रत्यक्ष के विषय में जो भी सिद्धांत रखे कि प्रत्यक्ष से किसी वस्तु का ज्ञान होता है, वह ज्ञान ही नहीं होगा। क्योंकि समस्त वस्तु जो है विद्यमान होती है और जो वस्तु विद्यमान होती है उसका वह अपना वर्तमान काल होता है। जो वस्तु विद्यमान है तो विद्यमान वस्तु की वर्तमान काल सिद्ध होती है, और जब वर्तमान काल सिद्ध होता है तब वर्तमान काल सिद्ध होने पर ही वस्तु का ज्ञान हो सकता है। क्योंकि वस्तु जब विद्यमान होगी तभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा तो हमें ज्ञान होगा। और यदि आप वर्तमान को मानोगे नहीं, वर्तमान का न मानने का मतलब कि वस्तु की सत्ता को स्वीकार नहीं करना पड़ेगा आपको। अब जब वस्तु की सत्ता को स्वीकार नहीं करोगे तो फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कैसे बनेगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही नहीं बनेगा। लेकिन आप वस्तु को मानोगे, क्योंकि बिना माने प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। जब मानोगे तो जिस समय वस्तु होगी वह उसका वर्तमान काल होगा, तो वर्तमान काल अपने आप सिद्ध ही हो जाएगा। इसलिए वर्तमान काल को मानना ही पड़ेगा, बिना वर्तमान काल के भूतकाल और भविष्य काल की सिद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार से महर्षि आगे एक और हेतु दे रहे हैं जिसके द्वारा वर्तमान काल की सत्ता सिद्ध होती है। महर्षि कह रहे हैं कृतता कर्तव्यतोपपत्तेस्तु उभयथा ग्रहणम। कृतता कर्तव्यता, कृतता मतलब कि अतीत काल, जो काल व्यतीत हो चुका है वह कृत हो गया, तो वह उसकी कृतता हो गई। और कर्तव्यता अर्थात वह होने वाली है, भविष्यत्काली। तो वर्तमान काल का निर्धारण दो प्रकार से होता है। एक तो विशुद्ध वर्तमान काल जिसमें केवल और केवल वर्तमान हो, जैसे कोई क्रिया एक चल रही है तो क्रिया चल रही है वह उसका अपना विशुद्ध वर्तमान काल होगा। जैसे पतन रूपी क्रिया हो रही है, कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो वह नीचे गिरने की क्रिया उसका विशुद्ध वर्तमान है, जब तक वह चल रही है तब तक उसका विशुद्ध वर्तमान काल है। या किसी वस्तु की सत्ता विद्यमान है, वस्तु की सत्ता जब विद्यमान है वह भी उसका विशुद्ध वर्तमान काल है।
तो यह विशुद्ध वर्तमान काल से भी काल को जाना जाता है, वर्तमान काल को। और इसके अतिरिक्त अतीत और भविष्य से मिलकर के भी वर्तमान काल को जाना जाता है। जैसे कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें एक प्रधान क्रिया होती है और उसके कुछ अवान्तर क्रियाएं होती हैं, वो सब मिलकर के एक प्रधान रूपी क्रिया को संपन्न करती है। जैसे पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया अर्थात कोई पाचक, कोई भोजन बनाने वाला भोजन पका रहा है, तो भोजन पकाने की क्रिया जो है कई छोटी छोटी क्रियाओं से बनी होती है। जैसे ईंधन लगाना, जलाना, बटलोई चढ़ाना, उसमें पानी डालना, उसमें जो है चावल डालना, फिर उसको उतारना, तो ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं। और ये छोटी छोटी क्रियाएं जब है सब मिल करके वह वर्तमान कालिक जो पकाने की क्रिया को संपन्न करता है। मान लीजिए कि वह ईंधन हम जला चुके, तो ईंधन का अतीत काल हो गया, जला चुके, लेकिन उस अतीत काल से युक्त पाचन रूपी क्रिया प्रारंभ ही है, वर्तमान काल ही है। तो इस प्रकार से और जो आगे होने वाली क्रियाएं हैं, करछी चलाना, उसमें चावल डालना, वो भविष्यत कालिक है, लेकिन भविष्यत कालिक से युक्त होने पर भी जो पाचन क्रिया है, पकाने की क्रिया है, वह वर्तमान ही मानी जाती है। तो इस प्रकार से वर्तमान जो है विशुद्ध वर्तमान के रूप में भी जाना जाता है और अतीत और भविष्य से युक्त भी वर्तमान जाना जाता है। इस प्रकार से भी वर्तमान दोनों प्रकार से सिद्ध है। बिना वर्तमान को माने अतीत और भविष्य काल सिद्ध ही नहीं हो सकता। इस प्रकार ने महर्षि ने यहाँ पर पूर्व पक्ष के आक्षेप का समाधान किया। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में देखेंगे। शांति शांति शांति।